नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। स्वागत है आप सभी का सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे कि यूपी में किस तरह से अखिलेश और राजभर फिर से आमने सामने आ गए हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यूपी में फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध हो रहा है। सत्याग्रह में आज बात होगी फ्री रेवड़ी पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच किस तरह से घमासान मचा है। साथ ही आपको दिखाएंगे और भी तमाम चीजें। लेकिन सबसे पहले बात एक सिपाही की थाल पर मचे बवाल के बारे में, साथ ही और भी बातें होंगी। भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ हमला बोलने का कोई भी मौका अखिलेश यादव हाथ से नहीं जाने देते। ऐसा ही एक मामला यूपी के पुलिस महकमे से सामने आया जब एक सिपाही ने भोजन की थाली पर सवाल उठा दिया। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव ने रोते हुए सिपाही का वीडियो शेयर करके सरकार पर हमला बोल दिया। लेकिन अपने इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने अमृत महोत्सव पर भी तंज कस दिया, जिस पर अब समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ गए। आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। आप बताइए, आप यही पौष्टिक आहार मिल रहा है, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। खाने की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे यूपी पुलिस के इस सिपाही का ये वीडियो भाजपा और सपा के बीच सियासी भिड़ंत की नई वजह बन गया है। इनको आप कभी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। ये वायरल तस्वीर फिरोजाबाद जिले की है और खाने पर सवाल उठा रहे सिपाही का नाम है मनोज कुमार। लेकिन अब इस वीडियो को साझा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी सरकार पर हमला बोल दिया, बल्कि आजादी के अमृत महोत्सव पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, रोते यूपी के पुलिस वाले की बात सुनने वाला कोई है क्या? महोत्सव के नाम पर भूखोत्सव क्यों? वहीं इस वायरल वीडियो में दिख रहे सिपाही मनोज कुमार ने अफसरों पर एक नया आरोप लगा दिया है कि उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करने की साजिश रची जा रही है। केवल हमें उचित भोजन खाने के लिए मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। इसमें सीओ सिटी साहब जांच कर रहे हैं। सीओ सिटी साहब को मैं बयान दे के आया हूँ, लेकिन प्रार्थी को बयान की वो फोटोकॉपी देने से मना कर दिया। अपर साहब ने आदेश भी किया था और सीओ साहब भी मुझसे कह के गए, लेकिन जो मुंशी हैं उन्होंने मुझे कॉपी देने से मना कर दिया स्पष्ट। एक तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अखिलेश के ट्वीट की भाषा को लेकर ऐतराज जताया है और सपा पर राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से परहेज है तो उसका विरोध करिए। आपको हमारे नेतृत्व का भी विरोध करते हैं, कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन हिंदुस्तान से जुड़े जो राष्ट्रीय अस्मिता के चिन्ह हैं उनका विरोध मत करिए अखिलेश जी। हालांकि खाने की शिकायत करने वाले सिपाही का वीडियो आने के बाद पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है, पर सिपाही के वीडियो और उसके आरोपों के बाद अब इस मुद्दे पर भाजपा और सपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है और स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी यूपी समेत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं अखिलेश यादव ने 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का आगाज करके अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया है। और अब भाजपा और समाजवादी पार्टी के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने संगठन को धार देने के लिए एक यात्रा का ऐलान कर दिया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भाजपा तिरंगा यात्रा तो समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रही है। अब यात्रा वॉर में ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा भी कूद पड़ी है। 15 अगस्त से सुभासपा सावधान यात्रा निकालेगी, जो बिहार की राजधानी पटना में जाकर खत्म होगी। हम सावधान यात्रा के चक्कर में सावधान रहो। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा होगी। इसका समापन गांधी मैदान पटना में।
दरअसल समाजवादी पार्टी ने सुभासपा के गढ़ गाजीपुर में देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी अपनी जमीन टटोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके मुख्य सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अब अलग हो चुके हैं। ऐसे में जब भी मौका आता है तो राजभर अखिलेश पर हमला करने से नहीं चूकते। जो 4-4 वर्ष सत्ता में रहे हैं, जो आपके बीच में समझाने आ रहे हैं, आप इनसे पूछो कि सत्ता में जब थे आपने हमारे लिए क्या किया। सत्ता से बाहर आते हो तो हम दिखते हैं, और सत्ता में रहते हो तो हम क्यों नहीं दिखते। गाजीपुर में निकाली गई पदयात्रा में सपा के 2 विधायक भी गायब रहे, जिसे लेकर ओपी राजभर ने बड़ा इशारा कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है, 111 में आने दीजिए लोकसभा का चुनाव। अभी तो 2 ही देखे हैं ना। आप देखिएगा, मैं जब कहता था बीजेपी से 1 दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक ले आ रहे हैं, लोग नहीं मानते थे। जब शुरू किया तो बीजेपी चौकन्ना हो गई। अभी कुछ बता देंगे तो काम। ओपी राजभर विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोगों के बीच जाकर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में वो लोगों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति भी बना रहे हैं, जिससे पार्टी को और मजबूती मिल सके। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर के यात्रा शुरू करने के ऐलान पर अब समाजवादी पार्टी ने एक साथ हमला बोल दिया है। राजभर पर समाजवादी पार्टी के हमले बेवजह नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले जब समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल से अपनी यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था, तब ओम प्रकाश राजभर ने सपा की यात्रा पर सवाल उठाए थे। बिल्कुल, लेकिन अब जब राजभर अपने सियासी मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार शुरू कर दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 विधायक आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के वोटों के आधार पर विधायक बने हैं। अगर उनके अंदर जरा सा मॉरलिटी है तो अपने पद से इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़ के देख लें, उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। वो खुदे अपने आप में समाधान अपना खोजे, तब समझ में आएगा समाधान यात्रा लागू। वो खुदे अपने आप में समाधान अपना खोजे, तब समझ में आएगा समाधान यात्रा लागू। पलटवार देखा आपने समाजवादी पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले देश के कई राज्यों में मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी कल्चर बताते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया था। और पीएम मोदी ने अपने बयान में किसी दल या फिर सरकार का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर दिल्ली की फ्री बिजली और पानी योजना पर था। और बस तभी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने फ्री राशन समेत तमाम योजनाओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। और आज आम आदमी पार्टी ने यूपी में रक्षाबंधन के मौके पर 2 दिनों की फ्री बस सेवा को भी रेवड़ी कल्चर बताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए यूपी सरकार 11 और 12 अगस्त को फ्री बस यात्रा की सेवा दे रही है। इस मौके पर अलीगढ़ में रोडवेज की 30 बसों को रवाना करते हुए भाजपा सांसद सतीश गौतम ने रक्षाबंधन पर निशुल्क सेवा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया। अलीगढ़ को 30 बसों का तोहफा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों को ये तोहफा बहुत अच्छा तोहफा है, नई बसें हैं। लेकिन यूपी में निशुल्क बस सेवा देने को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री सेवा को रेवड़ी कल्चर बताया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फ्री बस सेवा देकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके खिलाफ योगी जी ने ही बगावत छेड़ दी, कह रहे हैं कि बस की फ्री यात्रा देंगे महिलाओं को। तो अरविंद केजरीवाल का जो फ्री बिजली का मॉडल है, फ्री शिक्षा का मॉडल है, फ्री स्वास्थ्य का मॉडल है, फ्री बस की यात्रा का मॉडल है, उसको तो हर राज्य अपनाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुद सामने आकर जवाब दिया। जो वो रेवड़ी बांटते हैं, वो इस तरह की चुनाव आता है तो चुनाव के समय इस तरह की बातें करते हैं। हम लोग आज चुनाव नहीं है, चुनाव 5 साल के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का होने वाला है, लेकिन आज हम कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों में चल रही फ्री योजनाओं को रेवड़ी कल्चर कहा था। इसी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी भिड़ंत तेज हो गई। जबकि मुफ्त योजनाएं देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से फ्री योजनाओं पर रोक लगाने के लिए विचार करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बांदा में नाव हादसा हुआ। इस नाव हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग अभी भी हादसे में लापता हैं। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर बांदा से, हादसे की खबर। नाव हादसा हुआ, अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। 16 अभी भी लापता हैं। उनके लिए राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 लोगों को कुल रेस्क्यू किया गया है। 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश जारी है और वहां पर टीमें लगी हुई हैं गोताखोरों की, जो उन्हें बचाने और ढूंढने का प्रयास कर रही है। हमारे बांदा संवाददाता अभय निगम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास रेस्क्यू से जुड़ा हुआ? राजेंद्र, आपको बता दूं कि रेस्क्यू अभी लगातार चल रहा है और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी समय 100 और बरामद कर लिया गया है। अभी अभी आया है, तो अब जो 100 बरामद हुए उनकी संख्या 4 हो गई है और 17 लोग अभी लापता हैं, जो लेटेस्ट जानकारी है। तो 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो गोताखोरों की टीम और लोकल स्टीमर्स और बोट लगाई गई हैं, उनसे सर्चिंग चल रही है अभी नदी की। अभी हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल टीमें आनी हैं, जो प्रशासन के द्वारा कुछ ही जो जानकारी बताई जा रही है कि शायद वो कुछ देर में, आधा पौन घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो कानपुर और लखनऊ से टीमें आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन देर रात तक चलेगा, यहाँ पर लाइट व्यवस्था करा ली गई है। ये सर्च ऑपरेशन अभी रुकेगा नहीं, अभी ये चलता रहेगा जब तक लोग मिल नहीं जाते हैं, बरामद नहीं हो जाते। लेकिन अगर आपको बता दूं तो अब जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, उनके सुरक्षित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। बिल्कुल, यही दुखद अभी तक अभय इस पूरी जानकारी से निकाला जा सकती है। ये भी बताएं कि कितने घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कितनी संभावना है इन लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने की। 17 आपने बताया लोग जो अभी भी लापता है और कुल अब जो जान गंवाने लोग हैं, जान गंवा चुके हैं इस हादसे में लोग, उनकी संख्या 4 हो चुकी है, ये आपने बताया। जी, अभी अगर हम जो रेस्क्यू की बात करें तो ये रेस्क्यू लगभग 3 घंटे से चल रहा था रेस्क्यू, और अभी तक इस रेस्क्यू में सिर्फ 400 बरामद हो गए हैं। और इसके अलावा क्योंकि रात हो गई है, रात में थोड़ा सा देता है। हालांकि नदी के किनारे प्रशासन ने उजाले की व्यवस्था करी है, लेकिन बीच नदी में जहां पर ये हादसा हुआ है वो मध्य में नदी के हुआ है और इसके बाद उसके आगे जाके कहीं पर 100 को ढूंढा जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं रात में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन रात में। ठीक अभय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 घंटे बीत चुके हैं जहां इस हादसे को हुए। लगातार गोताखोर यहां लोगों की तलाश कर रहे हैं और इस बीच पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, एक दुखद घटना हुई है जिसमें कि यहाँ हमारे जनपद से जो बगल के बॉर्डर जनपद फतेहपुर में नाव से लोगों का आवागमन होता है, तो उसी के दौरान आज एक नाव पलट गई और पलटने का कारण बताया जा रहा है काफ़ी तेज़ आज हवा चल रही है, तो उस वजह से डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 15 लोग सेफ तरीके से इसमें निकाल लिए गए हैं। 17 लोगों का अभी तक पता नहीं चल रहा है। दुखद हादसा है और उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं अभी तक की 7 बड़ी खबरों पर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ।
दिल्ली में जेपी नड्डा और सीएम योगी की 1 घंटे तक चली मुलाकात। पार्टी संगठन और आगे के कामकाज को लेकर हुई चर्चा। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आर्मी कैंप में आत्मघाती हमला करने आए 2 आतंकी ढेर। हमले में 3 जवान भी शहीद। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 58 करोड़ कैश और 32 किलो सोना जब्त। 1 कारोबारी और 2 स्टील कंपनियों पर रेड। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। सब्जी मंडी समेत करीब आधा दर्जन दुकानें बहीं। कई घरों में पानी घुसा। सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। गुरुग्राम में बाउंसर्स की गुंडागर्दी के मामले में एक्शन। 6 बाउंसर गिरफ्तार। छेड़खानी का विरोध करने पर क्लब के बाउंसर्स ने लड़की और उसके दोस्तों को लाठी डंडों से पीटा था। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को स्वदेशी आर्टिलरी गन से दी जाएगी सलामी। मेक इन इंडिया के तहत बनी है तोपें। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। बांदा में उफनती नदी में नाव पलटने से हादसे की खबर आपने देखी, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग अब भी उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर में भी सामने आया, जहां खतरनाक रूप से बढ़ती जा रही यमुना में एक नाविक दर्जनों लोगों की जान जोखिम में डालकर उन्हें नदी पार करवाता दिखा। उफनती लहरों के बीच हिचकोले खा रही नाव की ये तस्वीर फतेहपुर की है, जहां यमुना नदी जलस्तर बढ़ने से उफान पर है, लेकिन लहरों के इस रौद्र रूप में भी कुछ नाविक लोगों की जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें यमुना की उफनती लहरों के बीच एक नाव में दर्जनों लोग नदी पार करते दिख रहे हैं। इस वायरल तस्वीर में दिख रही नाव में करीब 30 लोग सवार थे, लेकिन नाविक को न तो यमुना की लहरों का खौफ था और न ही नाव पर सवार लोगों की जान का फिक्र। नाव में सिर्फ सवारियां ही नहीं बल्कि आधा दर्जन मोटरसाइकिल और सामान भी लदा हुआ था, जिसके चलते नाव का भार और बढ़ गया। इसी के चलते नाव बीच धारा में पलटते पलटते बच गई। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद फतेहपुर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचे अफसर और पुलिस वालों ने नाविक को लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए कड़ी फटकार लगाई। 20 दिन पहले खागा के एसडीएम ने भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद घाट पहुंचकर नाविकों को सख्त हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद नाविक चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं हिचक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से एक बड़ी खबर है। पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तजिया जुलूस विवाद मामले में ये कार्रवाई की गई है। दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने इन्हें लाइन हाजिर किया है। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां ताजिया जुलूस विवाद मामले में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश, पहले बताएं ये पूरा मामला क्या था और किस तरह से इस कार्रवाई को देखा जाए। देखिए, ताजिए का जुलूस निकल रहा था और ताजिए के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि जो स्थितियां हैं बिगड़ती हुई नजर आई, और ये पूरी घटना मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के करधना इलाके की है। और इस पूरी घटना के बाद पुलिस कहीं न कहीं विवाद को पूरी तरह से हैंडल करने में नाकाम दिखाई दे रही थी। हालांकि बाद में जब फोर्स बढ़ी तो उसके बाद पूरी स्थितियों को काबू कर लिया गया, लेकिन इसके बाद जो स्थानीय दरोगा हैं, स्थानीय एसआई और जो थाने के पुलिसकर्मी हैं, उनको शक की निगाह से देखा जा रहा था, क्योंकि वो कहीं न कहीं जो स्थिति है उसको मेंटेन करने में अक्षम दिखाई दिए थे। और इसी पर कार्रवाई करते हुए आज इलाकाई दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
तो ये जो एक्शन है सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि ये संदेश भी है कि आप अपने कार्य में किसी भी कीमत पर लापरवाही न बरतें, क्योंकि जिस तरह से ताजिए को लेकर, ताजिया जुलूस को लेकर पहले आदेश दिए गए थे कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। बिल्कुल, और नीतीश ऐसा देखने को नहीं मिला, लापरवाही हुई और जिसका खामियाजा पुलिसकर्मियों को भुगतना भी पड़ रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और रक्षाबंधन के मौके पर आज अभिनेता आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई, लेकिन रिलीज के साथ ही अब आमिर खान की इस फिल्म का विरोध भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, और लाल सिंह चड्ढा फिल्म के विरोध में रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर बहिष्कार का अभियान भी चल रहा था, लेकिन अब रिलीज के बाद भी इस फिल्म के विरोध में कुछ संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। और आज गोरखपुर में फिल्म के विरोध के दौरान कुछ लोगों ने लाल सिंह चड्ढा के पोस्टर फाड़ दिए और दूसरी ओर वाराणसी में भी आज फिल्म के खिलाफ एक सिनेमा हॉल के सामने हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गोरखपुर और वाराणसी में विरोध प्रदर्शनों की। लाल सिंह चड्ढा फिल्म आज ही रिलीज हुई और देखिए कहीं पोस्टर फाड़ा गया, कहीं नारे लगाकर विरोध किया गया। आमिर खान देश छोड़ो, आमिर खान देश छोड़ो। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग कुपोषण दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहा है ताकि देश में कुपोषण को खत्म किया जा सके, लेकिन गाजीपुर में खुद आंगनबाड़ी अधिकारी कुपोषित हो गई हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से दाल और तेल की मांग कर रही हैं। दरअसल बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर एक डिमांड भेज दी, लेकिन दाल और तेल की इस डिमांड में किसी की मदद करने का हवाला दिया गया था, लेकिन एबीपी गंगा ने जब इसे पूरे मामले की पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। व्हाट्सएप पर यह मैसेज गाजीपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भेजा है। 2 पैकेट दाल और 2 पैकेट रिफाइंड तेल की मांग क्यों की गई है? सीडीपीओ सोना सिंह ने मैसेज भेजकर ये भी साफ कर दिया है। 2 पैकेट दाल और 2 पैकेट रिफाइंड आप लोग दे दीजिए और 19 को शादी है। आप लोग के 2 पैकेट से उसका काम बन जाएगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पुण्य का काम है। शादी 19 अप्रैल 2022 को है। बेचारे की हेल्प कर दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। आप लोग तब हमें फौरन फोन करिए, अभिनव को बुलाएंगे, ले जाएंगे। ठीक। शहर परियोजना की सीडीपीओ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 2 पैकेट दाल और 2 पैकेट तेल मांगने का आरोप है। सोना सिंह हमारी जो है सीडीपीओ प्रभारी, इसको जो है मुख्य सेविका हैं, प्रभारी के रूप में चार्ज पे हैं। हम लोग की मांग कि उनका ट्रांसफर किया जाए यहाँ से और उनकी जांच कराई जाए। मैसेज में जिस अभिनव का जिक्र किया गया है, एबीपी गंगा ने उस अधिकारी से भी बात की तो पता लगा कि जिसके नाम पर सामान जुटाया गया वो उसे दिया ही नहीं गया। जिसके लिए भी मांगी हमें कुछ नहीं मिला। परियोजना में कुल 123 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सीडीपीओ ने हर आंगनबाड़ी केंद्र से 2-2 पैकेट की मांग की। ऐसे में 246 पैकेट दाल और 246 पैकेट रिफाइंड इकट्ठा करने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने के बाद विभाग में खलबली मची है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इन्होंने व्हाट्सएप से अगर सूचना मांगी है, ये दाल तेल और मांग रही हैं, तो ये तो क्लियर है कि इन्होंने मांगा है। बहुत जल्द ही ये शहर परियोजना से इनको स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी केस में जिस तरीके से योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, उसी से प्रेरित होकर वाराणसी के एक सोसाइटी की महिलाएं घरों से बाहर निकल आई और अतिक्रमण करने वाले नेता के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बिल्कुल, अतिक्रमण करने वाला भाजपा का जिला उपाध्यक्ष है, जिसके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर का जाल, भाजपा नेता का काल। बुलडोजर की दहाड़, गिरा जुर्म का पहाड़। पीले पंजे का वार, भूमाफिया पर हुआ प्रहार। गुंडे अपराधियों में खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर का एक्शन अब अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के लिए खौफ का सबब बनता जा रहा। बुलडोजर के पीले पंजे का प्रहार वाराणसी में
भारतीय जनता पार्टी के नेता अखंड प्रताप सिंह के गुनाहों का हिसाब करने में जुटा है। वाराणसी में वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी की जमीन पर भाजपा नेता के अवैध निर्माण पर वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया। जो अवैध निर्माण था वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता का बताया जा रहा था और इस सोसाइटी की महिलाओं ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। उसके बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी आज यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह पर आरोप है कि खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करके उन्होंने कार्यालय बनवा लिया था। आरोपों के बाद जब वीडीए ने जांच की तो अवैध कब्जा पाया गया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में वीडीए अफसरों ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी की जमीन पर अवैध निर्माण का सोसाइटी की महिलाओं ने विरोध किया था। लोग 3 महीने से इसमें लगे हुए थे, कोई भी उच्चाधिकारी नहीं था जहां तक हम लोगों ने अपनी शिकायत पत्र नहीं दी थी और आज जो ये एक्शन हुआ है उससे अब हम लोगों की विजय हुई है। सरकार और प्रशासन का संदेश साफ है कि आप कोई भी हो, अगर गलत काम किया तो माफी नहीं और अगर अवैध निर्माण किया तो ये बुलडोजर गरजेगा और बनारस में ये बुलडोजर गरज रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पूरी दुनिया में बनारस के घाट, पान और यहाँ का खान पान मशहूर है। बनारसी मिठाई की दीवानगी तो देश विदेश के लोगों पर सिर चढ़कर बोलती है। बनारस की एक खास मिठाई केवल अपनी खास मिठास के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आजादी की लड़ाई से भी है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस मिठाई को जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बनारस की शान जो अब बनने वाली है बनारस की पहचान। देश की आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बनारस की मिठाइयों का भी अहम योगदान रहा, जिसमें तिरंगा बर्फी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अब इसी तिरंगा बर्फी को आजादी के अमृत महोत्सव पर जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है। एक वर्ष में 75 जीआई फाइल करेंगे, जिसमें सपोर्ट करेंगे उसके लिए, और उस 75 जीआई को हम लोगों ने देश के अलग अलग राज्यों से, अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा से लेकर के महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सब हम लोगों ने शामिल किया उसमें। तिरंगा बर्फी जिस वक्त तैयार हुई थी उस वक्त अंग्रेजों ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में स्वतंत्रता सेनानी इस बर्फी को हाथ में लेकर चलते थे। अंग्रेजी हुकूमतों को परेशान करने के लिए इस मिठाई को फ्री में बांटा जाता था। इसका इतिहास काशी में 1850 से शुरू होता है और ठठेरी बाजार पक्के महल के इलाके से जब पूरा देश आज़ादी का आंदोलन की शुरुआत में लगा हुआ था और धीरे धीरे जोर पकड़ता गया आंदोलन, और उसमें क्रांतिकारियों ने अपनी गोपनीय बैठक को करने के लिए तिरंगी बर्फी का प्रयोग शुरू किया। वाराणसी के बाजार में मिठाइयाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन तिरंगा बर्फी के मायने कुछ खास है। शुरू से ही बनती है भैया, और आज तो एकदम विशेष तौर पर इसको बनाया गया है। तिरंगा दिवस पर एकदम स्पेशल बनाई गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगे के साथ अपने मीठे स्वाद का एहसास कराने वाली तिरंगा बर्फी अब न सिर्फ अलग पहचान पाएगी, बल्कि अब जीआई उत्पाद के तौर पर जानी जाएगी। त्योहार की खुशियां तिरंगे को साथ लेकर मनाना चाह रहे हैं और तिरंगा बर्फी इस त्योहार की खुशियों में अपनी मिठास घोलती हुई नजर आ रही है और अब इसे जीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए नामित किया गया है। तो अब आगे आने वाले दिनों में तिरंगा बर्फी भी काशी की पहचान बनने वाली है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व में अब सिर्फ 3 दिनों का समय ही बचा है। ऐसे में तिरंगा अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। यूपी के तमाम जिलों में हर घर पर तिरंगा यात्राएं तेज हो गई हैं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अफसर खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, और बिजनौर में आज पुलिस और प्रशासन के आला अफसर खुद हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और इस अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए जनता के बीच पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बिजनौर में पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने भी कमर कस ली है और खुद सड़क पर उतरकर लोगों से राष्ट्र ध्वज लगाने की
अपील कर रहे हैं। आज मुरादाबाद से बिजनौर पहुंचे डीआईजी शलम माथुर के अलावा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर डीआईजी शलम माथुर ने पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा के दौरान डीआईजी शलम माथुर ने खुद कई घरों पर राष्ट्र ध्वज लहराया और आसपास मौजूद बच्चों को भी तिरंगा बांटकर उनसे अपने घर पर राष्ट्र ध्वज लहराने की अपील की। एक तरफ डीआईजी शलम माथुर खुद पुलिस क्वार्टर्स में तिरंगा लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा भी सैकड़ों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा अभियान में शामिल हुए। ये आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव मनाने के लिए जन जन की भागीदारी हो रही है। सभी उत्साहित हैं और जन जन में झंडे के प्रति, देश के प्रति, शहीद हमारे जो सपूत हैं उनके प्रति एक भावना पैदा हो, इसी भाव से आज हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी समेत देश भर में इन दोनों तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही और इस अभियान से आम लोगों को जोड़ने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा ताकि जन भागीदारी से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज से आ रही एक बड़ी खबर के साथ 3,40,000 के नकली नोट वहां पर बरामद हुए हैं। 2,000 के 170 नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल से प्रतापगढ़ ले जाए जा रहे थे नकली नोट और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति को होनी थी इन नोटों की सप्लाई। प्रयागराज एसटीएफ की कार्रवाई में ये बरामदगी अब नकली नोटों की हुई है। बड़ी खबर प्रयागराज से 3,40,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 2,000 के 170 नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी ये है कि पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ये ले जाए जा रहे थे नकली नोट और प्रतापगढ़ में ही एक शख्स को ये डिलीवरी देनी थी, नकली नोटों की सप्लाई करनी थी। प्रयागराज एसटीएफ की कार्रवाई में अब ये बरामदगी नकली नोटों की हुई है। लखनऊ में अमृत महोत्सव के मौके पर विधानसभा भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। आपको सीधा वहीं लेकर चलते हैं। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राकेश सचान जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य विधायकगण श्री मोहसिन रजा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रों और प्यारे बच्चों, विरासत के प्रति हम सब का क्या भाव होना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भव्यता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। इस क्रम में प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम
को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा, भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम। ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि आम जन की सहभागिता से राष्ट्रोत्सव का एक कार्यक्रम बने, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह पर्व हम सबको देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले ज्ञात और अज्ञात उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और नमन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 25 वर्षों का एक अमृत काल पूरे देश के लिए तय किया है कि जब ये देश अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए, ये हम सब की सामूहिक ताकत का परिणाम होगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो उसके उसी प्रकार के सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल होंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में एक नई प्रेरणा दी, शहीद स्मारक होंगे, उन सब पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हमें आगे जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यही विधान भवन है। 1937 में जब विधानसभा की कार्रवाई इस विधान भवन से जब विधिवत प्रारंभ हुई थी, उस समय के कोई भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे जिन्होंने इस विधान भवन में आकर के उत्तर प्रदेश की आज़ादी की उस अगुवाई को नेतृत्व देने का कार्य न किया हो। यही भवन है जिसने देश की आज़ादी के लिए उस समय देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जज्बे को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उन्हें एक मंच भी प्रदान किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए अभी से अग्रिम बधाई देता हूं और आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार पूरी भव्यता के साथ इसी स्थल पर हम लोग 15 अगस्त को यहीं पर आयोजित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस डायनेमिक फसाड लाइटिंग कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में प्रारंभ होने जा रहा है, आप सब इसका आनंद लेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री ने अपनी बात समाप्त की है विधान भवन में आयोजित अमृत महोत्सव के एक कार्यक्रम से जुड़ी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।